हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो दोस्तों, इस पे मैं 2 से 3 वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या शिक्षण सिद्धांत। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि शिक्षण सिद्धांत, अर्थ एवं भूमिका, इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यह सब वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला करके सीखने का सिद्धांत। ठीक है। इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट, लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है। और जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। ठीक है। और आपका नेक्स्ट होगा दोस्तों आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। ठीक है। विभाजन का सिद्धांत, जो लघु सोपान का। ठीक है। देख लेते हैं दोस्तों भूमिका। ठीक है। बचपन में, ठीक है, आपसे ज़्यादातर लोगों से एक सवाल जरूर पूछा गया है। ठीक है। बचपन में क्या आप लोगों से एक सवाल जरूर पूछा गया है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, मतलब बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। कुछ का जवाब होगा बड़े होकर टीचर बनूंगा या बनूंगी। ठीक है। कभी आपने जानने का प्रयास किया कि शिक्षक कैसे बनते हैं या शिक्षक का मतलब क्या है। ठीक है। मतलब शिक्षक कैसे बनते हैं या इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, वास्तव में शिक्षक वह है जिसे पढ़ाना आता हो। ठीक है। क्या करना आता हो, जिसे पढ़ाना आता हो। पढ़ाने का कार्य शिक्षक कहलाता है। ठीक है। शिक्षण कहलाता है, जो पढ़ाने का कार्य वो शिक्षण कहलाता है। और शिक्षण करने की प्रक्रिया में हम कुछ आधारों का, ठीक है, अनुगम करते हैं। ठीक, कुछ आधार होते हैं, उसका अनुगम करते हैं। इन्हीं आधारों को या मान्यताओं को शिक्षण के सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें और देख लेते हैं शिक्षा या शास्त्री, ठीक है, जो विचारक हैं उनके अनुसार देख लेते हैं विभिन्न शिक्षण, ठीक है, सिद्धांतों को मान्यता दी गई, जिनका वर्णन इस प्रकार। ठीक है। तो वो जो कौन कौन से मान्यता दी गई उसको हम देख लेते हैं। पहला दोस्तों जो आपका है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं सिद्धांत, जिसको हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे, 2 वीडियो में। तो इस वीडियो में आधा देखेंगे और आधा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देखेंगे। ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो अर्थ है करके सीखना, मतलब खुद जो भी व्यक्ति हो या बालक हो वो करके सीखता है। इसी को दोस्तों क्रियाशीलता का सिद्धांत बोलते हैं। यह सिद्धांत किस पे आधारित है दोस्तों, मनोविज्ञान, ठीक है, आधारभूत सिद्धांत है। इसमें सीखने वाला, ठीक है, या वाली का पूरा अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहना परम आवश्यक है। ठीक है। जो अधिगम प्रक्रिया है, मतलब जो सीखने का कार्य है, उसमें जो भी छात्र हो उसको सक्रिय रहना पड़ता है। ठीक है। याद करें, आप सभी में से जो कुछ साइकिल से विद्यालय जाते हैं, ठीक है, उसे आपने कैसे सीखा। मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर साइकिल से स्कूल गया हो या जाता हो तो उन्होंने साइकिल कैसे सीखा है। ठीक है। तो उसके बारे में दोस्तों बोल रहा है। ठीक है। उसे आपने कैसे सीखा, सबसे पहले आपने साइकिल को पकड़ना सीखा होगा। ठीक है। पैडल मारना सीखा होगा। कई बार उसे चलाने में चोटें भी आई होंगी। मतलब कि साइकिल सीखने में अगर जब भी गिरे होंगे तो आपको चोट भी आई होगी। आखिरकार आपको साइकिल चलाना आ गया। इसमें आप जब तक स्वयं साइकिल के साथ क्रिया नहीं करते तब तक आप उसे सीख नहीं सकते। मतलब दोस्तों यही करके सीखना है। मतलब साइकिल के साथ जब तक आप कोई क्रिया नहीं करेंगे तो आप उसे कैसे सीख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए स्पष्ट है कि शिक्षण अधिगम का कार्य भी बिना क्रियाशील हुए संभव नहीं है। मतलब जो शिक्षण का कार्य वो जब तक आप क्रियाशील नहीं होंगे तब तक आप उसको सीख नहीं सकते हैं। ठीक है। जितनी अधिक क्रियाशीलता उतनी ही अधिक सीखने की प्रक्रिया सरल एवं रुचिपूर्ण होगी। ठीक है। किंतु ऐसा नहीं है कि स्वयं करके सीखने में गलतियां नहीं होती। ठीक है। स्वयं सीखने से भी दोस्तों गलतियां होती हैं, परंतु आवश्यक होता है, गलतियों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। जो आप स्वयं करके सीखेंगे उसमें दोस्तों गलतियां होती हैं, बट उससे आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि
धीरे धीरे सुधार के साथ हम उस कार्य को सीख लेते हैं। उस गलतियों से सीख लेते हुए धीरे धीरे उसमें सुधार करेंगे और अंत तक उस कार्य को हम लोग अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, तो ट्रैवल क्या है महोदय, उन्होंने क्या बोला उसके बारे में देख लेते हैं। बालक कार्य करके ही सीखता है। जो एक बालक है वो कैसे सीखता है दोस्तों, कार्य करके सीखता है। ठीक है, और क्रिया द्वारा सीखना अस्थाई सीखना है। मतलब जो बालक क्रिया करके सीखता है तो दोस्तों वो अस्थाई होता है, मतलब वो बहुत ही लंबे समय तक रहता है। ठीक है, या जीवन पर्यंत रहता है। तो इस गतिविधि में दोस्तों कुछ एग्जाम्पल उसको देख लेते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि पौधे को विकसित होने के लिए हवा, पानी, प्रकाश, खाद की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो पौधा है उसके विकास के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, तो हवा, पानी और प्रकाश। ठीक है, खाद। इसके लिए मिट्टी खोदें, बीज डालें, सींचें, खाद डालें और देखें हवा, पानी, प्रकाश का प्रयोग करके एक बीज पौधा कैसे बनता है। ठीक है, वास्तव में यह सिद्धांत मानव स्वभाव के अनुकूल है। जन्म से ही बालक क्रियाशील रहता है। मतलब जन्म से ही बालक क्या होता है, क्रियाशील रहता है, मतलब करके सीखने पे जोर देता है। ठीक है, उसके प्रत्येक अंग सक्रिय रहते हैं। इस प्रकार सीखना तभी सफल होगा जब हम प्रशिक्षुओं को ज़्यादा से ज़्यादा करके सीखने की अवसर देंगे। ठीक है, मतलब किसी भी बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको करने का अवसर देंगे तभी वो सफल इसमें होगा। ठीक है, और मार्गदर्शन करके उसके व्यवहार में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग मार्गदर्शन करेंगे और उसके व्यवहार में हम लोग परिवर्तन करेंगे। ठीक है, क्रियाशीलता के सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ है सीखने में एकाग्रता। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा लाभ ये क्या है कि एकाग्र रहता है बच्चा, उसको अच्छे से सीख लेता है। ठीक है, और जो भी अधिगम करता है वो एकदम उसमें लगा रहता है। ठीक है, जो किसी भी चाहे वह छोटा या बड़ा कार्य हो के लिए ज़रूरी है। ठीक है, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन ऐसी ही कुछ पद्धतियां हैं जो क्रियाशीलता पर जोर देती हैं। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई, ठीक है, गांधी जी द्वारा चलाई गई बेसिक योजना तथा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, ठीक है, 2005, ठीक है, में करके सीखने के मूलभूत सिद्धांत के रूप में मान्यता दी गई। मतलब क्या है कि इसमें जो 2005 में गांधी द्वारा चलाई गई थी बेसिक योजना तथा राष्ट्रीय पाठचर्या, इसमें दोस्तों जो करके सीखना है इस पे मूलभूत मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गतिविधि 2 में। इसमें दोस्तों क्या किया है कि मान लीजिए आप कक्षा के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, मतलब आप मॉनिटर हैं या छात्र हैं। ठीक है, आपको शिक्षक ने भाषा प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व सौंपा। मतलब आप एक छात्र हैं और उसमें मॉनिटर हैं, आपको एक आयोजन का जो भी भार आपको दिया गया है। ठीक है, इस आयोजन को पूरा करने में आपको कई कार्य किए। ठीक है, प्रतिभागियों को आमंत्रण पत्र लिखे, सभा कक्ष तैयार किया, निर्णायकों को व्यवस्था की, खान पान की तथा प्रतियोगी का संचालन किया। इस प्रकार आयोजन का कार्य आपने स्वयं करके सीख लिया। ठीक है, यह सत्य है, दोबारा अगर आपको बड़ा आयोजन करना हो तो आप पूरे आत्मविश्वास से उसको पूरे करेंगे। ठीक है, जब पहली बार आप दोस्तों करके खुद सीखते हैं तो वैसा ही कार्य अगर आपको बड़ा रूप में मिले तो उसको करने में आपको उतनी समस्या नहीं होगी, मतलब समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं पेड़ा का सिद्धांत। मानव स्वभाव है प्रशंसा से खुश और आलोचना से मायूस होता। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हर एक व्यक्ति का यही स्वभाव है। अगर उसकी आप प्रशंसा करोगे दोस्तों खुशी जाहिर करेगा। ठीक है, और उसको आप उसकी आलोचना करोगे तो वो मायूस हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, आप सभी ने जब परीक्षा में अच्छे अंक लाए होंगे तो गुरुजनों, माता पिता द्वारा शाबाशी दी गई होगी। प्रशंसा पाकर आपको अच्छा प्रदर्शन या मेहनत करने की ठानी होगी और उसमें सफल भी हुए। ठीक है, यह प्रशंसा शाबाशी क्या है, इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में पेड़ा करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को दोस्तों क्या बोलते हैं, पेड़ा करते हैं, किसके भाषा में, मनोवैज्ञानिक की भाषा में। ठीक है, केली मेहतो क्या बोलते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जो इनका विचार था कि शिक्षण में अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहती है। ठीक है, जो आप शिक्षण का कार्य करते हैं इसमें अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में आपके अंदर रहती है। ठीक है, तो प्रेरणा को इसमें डिफाइन किया गया है।
इसके जो तरीके दो होते हैं, ठीक है। पहला शाब्दिक है, दूसरा अशाब्दिक, ठीक है। शाब्दिक मतलब इसमें दोस्तों अच्छा हो गया, शाबाश हो गया, उत्तम, ऐसे अभिप्राय आपको दिए जाते हैं। और अशाब्दिक में दंड या पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। वास्तव में प्रेरणा वो प्रक्रिया, ठीक है, जो समस्त प्रकार के अधिगम शिक्षण को प्रारंभ करती है, जारी रखती है और पूरा होने तक चलती रहती है, ठीक है। शिक्षक को चाहिए कि वह प्रेरक तत्वों द्वारा अधिगम को रुचिकर बनाए तथा प्रभावी संप्रेषण संभव हो सके, ठीक है। एक बार प्रेरित होने के बाद सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। मतलब कोई भी छात्र अगर एक बार किसी चीज़ को करने के लिए अच्छे से प्रेरित हो जाता है तो उसको सीखने की जो उसकी प्रक्रिया है दोस्तों वो तीव्र गति से हो जाती है, ठीक है। और बच्चे के अगर रुचि के अनुसार हो तो वो बहुत ही अच्छा होता है। और इसी में शिक्षण की सफलता निहित होती है। मतलब कि एक टीचर को ऐसा माहौल प्रदान करना चाहिए कि जिससे बच्चे के अंदर क्या हो, इंटरेस्ट पैदा हो, मतलब रुचि हो। अगर बच्चे के अंदर किसी भी कार्य करने की रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो दोस्तों वो उस कार्य को तीव्र करेगा और बहुत ही जल्दी उसको सीख लेगा, ठीक है। और इसी में शिक्षण की जो सफलता है वो निहित होती है, मतलब उसके अंदर रहती है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे रुचि का सिद्धांत, ठीक है। इसमें दोस्तों हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। आपने संस्कृत विज्ञान विषय ही क्यों लिया, ठीक है। क्योंकि ये विषय आपको अच्छे लगते हैं, इसके पढ़ने समझने में आपको बोरियत नहीं होती थी। स्पष्ट जिस कार्य में हमारा मन लगे, ठीक है, वही बात दोस्तों कहा गया, मतलब रुचि हो या आपको मन लगे, यानी उसमें हमारी रुचि उत्पन्न हो, ठीक है। रुचि के सिद्धांत का भी सार यही है कि शिक्षण कार्य ऐसा हो कि सीखने वाले उसे तन्मय होकर सीखें, मतलब मन लगाकर सीखें। शिक्षक शिक्षण सामग्री को इस तरीके से प्रस्तुत करे कि कक्षागत अनुशासन बना रहे। मतलब एक टीचर अपने छात्र के सामने कक्षा कक्ष में कैसा शिक्षा दोस्तों पेश करे कि वह अनुशासन बना रहे, ठीक है। मतलब एक रुचिपूर्ण शिक्षक पेश करे, ठीक है। और अधिगमकर्ता सीखने के प्रति सक्रिय हो, जो छात्र वो सीखने के प्रति एकदम सक्रिय हो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्वयं करे वो सीखें, ठीक है। आप अपनी कक्षा का वातावरण किस प्रकार रुचिकर बनाएंगे ताकि सीखना प्रभावी हो सके। जैसे आप भविष्य के एक शिक्षक बनेंगे तो ये प्रश्न किया गया, ठीक है। तो आप स्वयं विचार करिए कि एक पाठ आपको चित्रों, मॉडलों, कहानियों के द्वारा और एक पाठ मात्र व्याख्या करके समझाया गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको कोई भी एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको सिखाने के लिए इसमें चित्र और मॉडल कहानियों का प्रयोग किया गया, उसके द्वारा आपको बताया गया, ठीक है। और एक और पाठ है जिसमें आपको मात्रा या व्याख्या करके समझाया गया। तो उस इन दोनों में से कौन सा प्रभावी होगा, जिसको आप तथा ध्यान रुचि अच्छी तरह समझ पाए, ठीक है। जाहिर है कि पहले तरीके से पढ़ाए गए का तरीका से यही तरीका ही रुचि का सिद्धांत है, ठीक है। जो पहला दोस्तों तरीका आपको चित्र और मॉडल या कहानियों के द्वारा, तो उसको द्वारा अगर शिक्षण दिया जाता है तो उसमें आपको इंटरेस्ट मतलब रुचि पैदा होगी, जिससे आप वह कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे या उसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, तो इसमें दोस्तों देख लेते हैं। अगर हम सबको, ठीक है, यह ज्ञान न हो कि हम यहाँ एक साथ क्यों एकत्रित हुए हैं और क्या अर्जित करने आए हैं, तो यह केवल और केवल समय की बर्बादी है। कोई भी छात्र हो या कोई भी मनुष्य, अगर उस व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं है कि हम यहाँ पे ये पाठशाला में क्या करने आए हैं, यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, तो और हमें क्या अर्जित करना है या हमें कौन सा ज्ञान लेना है या क्या अर्जित करना है, तो ऐसा व्यक्ति के लिए ये सब समय क्या होगा, बर्बाद होगा, ठीक है। ये क्यों और क्या जवाब है, इसी बारे में दोस्तों देख लेते हैं। हमारी समस्त क्रियाएं का कोई ना कोई मकसद होता है, ठीक है। जितने हम लोग क्रिया करते हैं ना, कोई भी मतलब कार्य करते हैं, उसका कोई ना कोई एक मकसद होता है। उसी प्रकार शिक्षण भी एक सोद्देश्यपूर्ण है, ठीक है। एक मतलब उद्देश्यपूर्ण क्या है आपका शिक्षण भी है, ठीक है। उसका लक्ष्य है अधिगमकर्ता के व्यवहार में उत्तरोत्तर सुधार। मतलब अधिगम मतलब सीखना, जो सीखता है, मतलब छात्र हो या प्रशिक्षु कोई भी सीखता है
उसके व्यवहार में क्या है, परिवर्तन होता है। इसी दोस्तों क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब हम शिक्षण करते हैं तो प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। ठीक है, हर एक चैप्टर या लेसन उसका एक लक्ष्य होता है। ठीक है, और उसी दिशा में शिक्षण कार्य किया जाए तो शिक्षण क्या होगा, प्रभावी होगा। जैसे कविता को पढ़ाना है। ठीक है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विषय वस्तु की योजना बनानी होगी। ठीक है, इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या, विषय वस्तु की योजना बनानी होगी। इस लक्ष्य को सॉरी दोस्तों, उसकी प्रस्तुतिकरण करना होगा, अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रदर्शन करना होगा, तभी कविता शिक्षण का लक्ष्य पूरा होगा और संप्रेषण गुणवत्तापरक मानी जाएगी। ठीक है, या माना जाएगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए लाएंगे। ठीक है, इसमें जो भी आपका ये सब बचा हुआ है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है, जो भी पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।